प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अर्थात इस पूरे प्रसंग में ही व्यंग्य की अनुपम छटा है, हमने यह उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। उत्तर 9, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए पहला पॉइंट है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बचपन में भी इस जैसी हमने कई धनुइयां तोड़ी हैं, छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए थे जितने आज हो रहे हैं। यहाँ पर परशुराम जी पर व्यंग किया गया है। दूसरा पॉइंट है, मातु पितहि जनी, सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक, दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में भी सोच। यह जो मेरा फरसा है बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। तीसरा पॉइंट है, मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही शेर हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम पर और परशुराम जी ने लक्ष्मण पर व्यंग किया है, और पूरे काव्य में ही व्यंग देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। हमें इन पंक्तियों में अलंकार पहचानने हैं। पहली पंक्ति है, बालकू बोली बधो नहीं तोई। सेकंड है, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा। ग, तुम तो कालू हाथ जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। घ, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल बानु। पहली उत्तर है, पहली पंक्ति है, बालक बोली बधो नहीं तोई। इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार है। उत्तर 10 ख, कोटि पुलिस सम वचनु तुम्हारा। यहाँ पर उपमेय वचन की उपमान पुलिस से समानता दिखाने पर यहाँ पर उपमा अलंकार है, तथा कोटि पुलिस में क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। उत्तर 10 ग, तुम तो कालू हाथ जनुलावा। यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक शब्द जनु के होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में बार बार शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। उत्तर 10 घ, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु में उपमावाचक शब्द सरिस आया है, इसलिए सरिस के प्रयोग से उपमा अलंकार है, तथा भृगुबर कोपु कृसानु में भृगुबर कोपु और कृसानु में अभेद्य दिखाया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। बढ़त देखी जल सम वचन में उपमावाचक शब्द सम आया है, इसलिए सम के प्रयोग होने से उपमा अलंकार है। और बोले रघुकुल भानु में रघुकुल और भानु में अभेद दिखाया गया है, कोई भेद नहीं है, अतः यहाँ रूपक अलंकार भी है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर अब हम करते हैं। प्रश्न 11 है, सामाजिक जीवन में क्रोध की बराबर जरूरत पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष में या विपक्ष में अपने मत प्रकट कीजिए। इस प्रश्न में हमने ये बताना है कि क्रोध हमेशा सकारात्मक नहीं होता, बल्कि कभी कभी नकारात्मक होता है और कभी सकारात्मक भी होता है।
हमने इसके पक्ष में और विपक्ष में अपने विचार प्रकट करने हैं। उत्तर 11, पक्ष में विचार, अर्थात कि क्रोध करना अच्छी बात है, हमने इस बारे में बताना है। क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करे, तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल करेगा? यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग क्रोध किए बिना देखते रहे, तो न्याय की रक्षा कैसे होगी? इन स्थितियों में क्रोध करना अनिवार्य हो जाता है। विपक्ष में विचार, अब हम यहाँ ये बताएंगे कि क्रोध करना बुरी बात है। क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होगा। उनका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित हो जाएंगे। इस प्रकार क्रोधवश आप पहले अपने आप को हानि पहुंचाते हैं और फिर दूसरों को। क्रोध करने से हमारी सेहत भी खराब हो जाती है और समय का भी व्यय होता है। प्रश्न 12 है, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है और लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता, कि आप यदि राम की जगह होते तो आप क्या करते, लक्ष्मण की जगह होते तो आप क्या करते, और यदि आपका स्थान परशुराम की जगह होता तब आप क्या करते। उत्तर 12, यदि मैं राम के स्थान पर होता तो मैं परशुराम से क्षमा मांग लेता, और यदि मैं लक्ष्मण होता तो विनम्रता से परशुराम को बता देता कि यह धनुष तो मेरे अग्रज श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया था, और यदि मैं परशुराम होता तो चिंतन करता कि असाधारण शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई सामान्य जन नहीं हो सकता, इसलिए मैं श्री राम से उनका परिचय विनम्रता पूर्वक पूछता। यहाँ पर विद्यार्थी अपने मन से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपना व्यवहार बताना है। प्रश्न 13 है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। उत्तर 13, इस प्रसंग में मुझे अपने 5वीं कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मोहन शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत कठोर था। वे बहुत गंभीर रहते थे। स्कूल में कभी उन्हें हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा भी बना दिया करते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा था और न ही सुना था। यहाँ पर भी विद्यार्थी अपने किसी परिचित के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में बता सकते हैं। प्रश्न 14 है, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। कहने का मतलब यह है कि हमें कभी भी दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दूसरों में भी शक्तियां होती हैं। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए हमें एक कहानी लिखनी है। विद्यार्थी कहानी अपनी पसंद की लिख सकते हैं, अपने विचारों से लिख सकते हैं। हमने यहाँ एक कहानी लिखी है, हो सकता है आपको अच्छी लगे। हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था, सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था। किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। राजीव की सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उसकी आत्मा घायल हो जाती थी। लेकिन राजीव किसी से कुछ न कहता, न कुछ बोलता, बस चुपचाप अपना काम करते रहता। वह कभी भी किसी शिक्षक से किसी भी बच्चे की शिकायत न करता। ऐसा लगता मानो वह किसी विचारों में खोया है। सारे बच्चे दिन भर उधम मचाते, उसे तंग करते रहते थे, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता। और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम निकला, तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुंह सिल दिया था। चारों ओर राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले विद्यार्थी भी
पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। प्रश्न 15 है, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो, अन्याय का विरोध किया हो। उत्तर 15, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी पर, काम पर न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलवाया। विद्यार्थी इसमें कोई भी घटना का वर्णन कर सकते हैं जब उन्होंने अन्याय का विरोध किया था। प्रश्न 16 है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उत्तर 16 है, अवधी भाषा का प्रखर रूप, विख्यात रूप अवध भाषा में क्षेत्र में देखने को मिलता है। आजकल लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अवधी बोली जाती है।